नए शिक्षा सत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल से संबंधित होगा। बीए पार्ट फर्स्ट में हमने हिंदी साहित्य के आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित अध्ययन किया था। हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक काफ़ी समृद्ध हो गई थी। आदिकाल में अपभ्रंश के रूप में हिंदी की शुरुआत हुई और भक्ति काल तक आते आते हिंदी इतनी समृद्ध हो गई थी कि इस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। कबीर, दादू, रैदास, सूर, तुलसी, मीराबाई, जायसी को जन सामान्य में काफ़ी महत्व मिला। भक्ति काल के कवियों को अपनी रचना स्वतंत्रतापूर्वक की थी। रीतिकाल तक आते आते काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर काव्य रचना की जाने लगी। इस काल की सीमा सन 1700 से 1900 तक मानी जाती है। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। मिश्र बंधु महोदयों ने कविता को अलंकृत करने की परिपाटी के कारण इसे अलंकृत काल का नाम दे दिया, जो उचित नहीं है। इस काल के कवियों ने अलंकारों के साथ साथ रस के ऊपर भी बल दिया है। संस्कृत में अलंकार शब्द विविध काव्यांशों का बोधक है। अतः अलंकार शब्द का प्रयोग उस युग की काव्यांग निरूपण प्रवृत्ति के लिए ग्रहण किया जाए तो असंगत नहीं। इस युग में श्रृंगार की प्रवृत्ति व्यापक थी, किंतु यह आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई है। इस काल में श्रृंगार के अलावा वीर, भक्ति तथा काव्यांश विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की गई है। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना भी युक्त नहीं है। जहाँ तक इस युग को रीतिकाल कहना श्रृंगार काल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और संगत है। इस काल में कवियों ने किसी न किसी रूप में काव्य शास्त्र की परंपरा का निर्वाह अपने ग्रंथों में किया है। भक्ति काल से ही काव्य शास्त्र में नंददास द्वारा रसमंजरी जैसा नायिका भेद संबंधी ग्रंथ लिखना इस ओर संकेत करता है। विषय चयन की दृष्टि से रीतिकाल कहने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। रीतिकाल की प्रस्तुतियाँ राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो मुगल काल में जो शाहजहाँ थे, उनका अंतिम समय जब उनके पुत्रों में सत्ता का संघर्ष हो रहा था, औरंगजेब के हाथों में सत्ता की बागडोर आ गई। जागीरदार राजाओं और हिंदुओं में धार्मिक उपद्रव प्रारंभ हो गए। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के पश्चात भी पुत्रों में सत्ता का संघर्ष हुआ। 1738 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने रही सही कसर पूरी कर दी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। भीतर ही भीतर
शक्ति का संचय करते हुए समस्त उत्तरी भारत पर 1803 ईस्वी तक आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का काल्पनिक अंत हो गया। सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। नीचे के कर्मचारी एन के एन प्रकार अपने शासक को खुश करना चाहते थे। निम्न वर्ग सभी ओर से शोषित था। सुरासंद्री का बोलबाला था। विलासिता पूर्ण स्थिति में राजकुमारी और शहजादियाँ की स्थिति भी ठीक नहीं थी। सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीतियों से हिंदू मुस्लिम संस्कृति निकट आने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ था, किंतु औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। विलासिता के कारण धर्म की स्थिति गिर चुकी थी। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म में मूलभूत सिद्धांतों को दूर पड़ गए थे। मुल्ले पुजारी अंधविश्वास का पूरा लाभ उठाते थे। साहित्य और कला की स्थिति का हम देखें तो कवि अपने अंदर आश्रयदाताओं से सम्मान पाता था। उसकी प्रतिष्ठित लोगों में गिनती होती थी। कवि प्रतिभावान होते हुए भी राजाओं की चापलूसी करते थे। फारसी राज की भाषा थी, किंतु कवियों ने काव्य रचना में ब्रज भाषा को अपनाया। काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों की रचना करना कवियों के लिए एक परंपरा थी। इससे अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करते थे। चित्रकला जहांगीर के समय विकसित हो रही थी। नायिका भेद, 12 मासा, कृष्ण लीला का चित्रण मुख्य विषय रहे हैं। शाहजहां ने स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया। आगरा का ताजमहल और दिल्ली का दीवाने खास इसके सबल उदाहरण हैं। आदिकाल की जो सामग्री है उसमें 3 प्रकार की सामग्री हम देख सकते हैं। मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध का मतलब यह है कि जो कवि काव्य शास्त्र के नियमों से बिल्कुल बंधे हुए, उन नियमों के आधार पर जो काव्य रचना करते थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। जिन कवियों ने रीतियों का पालन तो किया लेकिन अपने अनुसार किया, वे रीति सिद्ध कहलाए। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों को ताक पे रखकर स्वतंत्रता पूर्वक काव्य की रचना की, वे रीति मुक्त कहलाए। तो रीतिबद्ध कवियों में हम चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, भिखारीदास, पद्माकर का नाम ले सकते हैं। रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी और सेनापति, ये 2 कवि रीतिसिद्ध के अंदर रखे जा सकते हैं। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, गोदा, ठाकुर, आलम। रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो
सारे कवियों ने काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य की रचना की। दूसरा, सभी कवियों ने श्रृंगार के ऊपर बल दिया। जितने भी नीतिकाल के कवि हैं, सबने किसी न किसी रूप में अलंकारों के ऊपर बल दिया है, चाहे वह शब्दालंकारों का प्रयोग किया हो, चाहे अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, विरोधाभास, असंगति, दृष्टांत, और अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, अतिशोक्ति के ऊपर बल दिया। चौथी जो विशेषता है, रीतिकाल के कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, क्योंकि ये कवि किसी न किसी के राज्याश्रय के अंदर रहते थे, तो इनकी मजबूरी थी कि ये अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे। रीतिकाल के कवियों ने भक्ति और नीति के ऊपर भी बल दिया है। विशेष करके जो बिहारी हैं और रहीम हैं, उन्होंने भक्ति संबंधी दोहे लिखे हैं और नीति संबंधी दोहे लिख करके जनता को नीति संबंधी शिक्षा भी दी है। रीतिकाल के कवियों में भावुकता का प्रदर्शन की भी प्रवृत्ति थी। विशेष करके बिहारी ने राजनीति का, समाजशास्त्र का, भूगोल का, ज्योतिष का, नायक नायिकाओं से संबंधित दोहों का, भक्ति, नीति, श्रृंगार, इन सब प्रकार के दोहों के माध्यम से अपनी भावुकता को सिद्ध कर दिया। जहाँ तक रीतिकाल के कवियों की भाषा का प्रश्न है, सबने ब्रज भाषा को अपने काव्य की भाषा बनाया। रीतिकाल के कवियों ने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। बिहारी की सतसई मुक्तक काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा रीतिकाल के कवियों में आचार्य की प्रवृत्ति थी। सब कवि कोई न कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहते थे, इसलिए ऐसे कवि जिन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे आचार्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।